जय हिंद। आप सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। ज्ञान बिंदु क्वेश्चन बैंक कंप्लीट कर रहे थे। इसमें जो है 3 पार्ट में फर्स्ट सेकंड थर्ड में 75 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके थे। आज जो है पूरा सेट खत्म हो जाएगा और आज पूरा खत्म करने के बाद टोटल जो है ना 1 से लेकर 100 तक पूरा PDF टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। इसलिए सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो कंप्लीट कर रहे थे 1275 का जो एग्ज़ाम हुआ था PT का, इसका कंप्लीट कर देखिए। यहाँ जो 1275 दिया हुआ है 17/12/2023 को एग्ज़ाम हुआ था। फर्स्ट शिफ्ट का कमिट कर रहे हैं, उसके बाद क्या करेंगे सेकंड शिफ्ट का कमिट करेंगे। तो सभी लोग पहले क्लास को शेयर कर दीजिए और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हर ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिए और पूरा क्लास को ध्यानपूर्वक जरूर देखिएगा। और ये देखिए यहाँ पे जो है ना आपको 1 से 40 तक तो सिलेबस तो आपको हम सारा PDF टेलीग्राम चैनल पे भेज चुके हैं और जैसे जैसे इसका क्लास करवाएंगे वैसे वैसे आपका सिलेबस भी हम कंप्लीट करवाएंगे। और बाकी जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं तो बिहार दरोगा का उनका तैयारी मतलब उनका सपना है कि बिहार दरोगा का हमको जॉब लेना है, तो पहले आप सिलेबस जो हम करवाए हैं PT और मेंस का दोनों आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको दोनों क्लास मिल जाएगा PT और मेंस का सिलेबस। उसके बावजूद फिर क्या किए हैं, बिहार पुलिस मद निषेध 2023 में एग्ज़ाम हुआ था PT का और मेंस का, ये दोनों जो है ना पेपर हम कम्प्लीट करवा चुके हैं। उसके बाद देखिए 64 पोस्ट PT 2024 में एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद मेंस का, ये दोनों पेपर कम्प्लीट करवा चुके हैं। उसके बाद ये नोट्स देखिए, यहाँ पे नोट्स जो है ये बिंदु में दिख रहा होगा, पहचान पत्र एवं कृषि समाज, ये भी नोट्स हम कंप्लीट करवा चुके हैं। टोटल जो इस बुक में टोटल हम 4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 1 नोट्स 5 हम कंप्लीट करवा चुके हैं। अभी जो पूरा कंप्लीट करने वाले हैं बिहार दरोगा 1275 नियुक्ति 17/12/2023 को प्रथम पाली का एग्ज़ाम हुआ था, इसका आज लास्ट जो है ना क्लास करने वाले, क्योंकि 75 क्वेश्चन तक कर चुके हैं, आगे 76 नंबर से देखेंगे। तो सभी लोग क्लास को ज़रूर शेयर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बिहार दरोगा 1275 नियुक्ति PT प्रारंभिक परीक्षा हल प्रश्न पर 17/12/2023 को एग्ज़ाम हुआ था, जिसका प्रथम पाली का 75 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। आगे इसका पूरा आज खत्म कर लेते हैं। उसके बाद जो है मेंस का मतलब PT का जो सेकंड पेपर हुआ था उसका पहले हम सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन कहाँ से कितना टॉपिक आया, उसके बाद उसको फिर सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ तक जो है ना 75 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। फिटकिरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है, इसका सही उत्तर क्या था, स्कंदन द्वारा। क्या है, स्कंदन द्वारा। आगे देखिए आते हैं 76 नंबर क्वेश्चन से। ध्यानपूर्वक पूरा क्लास को देखिएगा, आपको सारा क्वेश्चन याद होगा, बहुत मजा आएगा क्लास करने में। आप खाली ध्यानपूर्वक जो है ना क्लास को देखिएगा। देखिए 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कॉपर छिलन को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्या मुक्त होता है, बताइए। कह रहा है कि कॉपर छिलन को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पे क्या मुक्त करता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर B, SO2। क्या होगा, SO2, याद रखिएगा। आगे देखिए कह रहा है कि कॉपर छिलन को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पे SO2 मुक्त करता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे समीकरण दिया हुआ है। देखिए Cu2H2SO4 का क्या है, कॉपर सल्फ्यूरिक अम्ल है। यहाँ पे CuSO4 कॉपर सल्फेट है और SO2 बोलेगा तो क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड है। और H2O बोलेगा तो क्या है, तो जल है। आगे क्वेश्चन नंबर 77 पे आज जो है टोटल जो है ना 100 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लेंगे। आज इसको जो है पूरा कंप्लीट कर देंगे और इसका सारा PDF हम टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 77 पे कह रहा है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था, बताइए। वास्को डी गामा बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सोचिए कि ईजी क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को आप एग्जाम में गलत किए होंगे, जो भी गलत किए होंगे, हम रहे चाहे कोई और रहे, एग्जाम रिजल्ट नहीं होने वाला है। क्योंकि ईजी क्वेश्चन एग्जाम में क्या करता है, जानबूझ के क्वेश्चन डालता है कि नहीं गलत करे। इसलिए यहाँ पे ना इजी क्वेश्चन जब भी आए एग्जाम में तो ध्यानपूर्वक अच्छे से देखिए। हम बार बार एक बात रिपीट करते हैं। तो वास्को डी गामा भारत कब आया था, तो ये आया था, इसका सही उत्तर होगा 1498 में आया था। कब आया था, 1498 में। तो कह रहा है कि वास्को डी गामा भारत जो है 1498 ईस्वी में आया था। और प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा गुजराती जो है ना पथ प्रदर्शक अब्दुल मनीद की सहायता से 90 दिनों की समुद्री यात्रा के बाद 17 मई 1498 ईस्वी को भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट केरल पहुंचा। वहां पर जमोरियन ने उसका क्या किया, स्वागत किया था। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि वास्को डी गामा जो था ना पुर्तगाली मतलब गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मनीद की सहायता से 90 दिनों की समुद्री यात्रा के बाद जो है ना 17 मई 1498 को भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट कहाँ, केरल पहुँचा था। और वहाँ पे अगर पूछेगा क्वेश्चन, यहाँ पे ये पूछ देगा कि जब वास्को डी गामा भारत आया था तो उसका स्वागत किसने किया था, तो वहाँ पर जमोरियन ने उसका स्वागत किया था। आगे देखिए 1502 ईस्वी में जो है ना 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा पुनः भारत आया था दोबारा। फिर पहला बार तो 17 मई 1498 को आया था। अगर यहाँ पे क्वेश्चन अगर थोड़ा सा हाईलाइट करना रहेगा, थोड़ा सा हार्ड बनाना रहेगा, तो क्वेश्चन इसी में पूछ देगा कि वास्को डी गामा जो था वो दूसरी बार भारत कब आया था, तो 1502 ईस्वी में आया था। आगे कह रहा है कि पेड्रो अल्वारेज के कैबाल द्वारा पुर्तगाली था जो 31 दिसंबर 1500 ईस्वी को भारत आया।
आगे देखिए कह रहा है कि फ्रांसिस्को डी अल्मेडा 1505 से 1509 प्रथम पुर्तगाली गवर्नर के रूप में 1505 इसमें भारत आया। उसने भारत में शांत जल की नीति जो है ना, ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया था। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो मेन पॉइंट है, जब भी हम क्वेश्चन रिपीट करते हैं ध्यानपूर्वक पूरा क्लास को जरूर देखिए, क्योंकि आपको इसी चैनल पे जो है ना इस तरह से आपको डिटेल के साथ आपका क्वेश्चन बैंक खत्म करवाया जाएगा। बिहार दरोगा से रिलेटेड आपको इस चैनल पे जो है ना 90% आपको क्लास देखने को मिलेगा, इसलिए सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और बिहार में आज ही का पेपर देखे होंगे तो 1.22 जो है मतलब पुलिस की बहाली बिहार में होने वाला है। हम टेलीग्राम चैनल पे उसका कटिंग भी भेजे हैं पेपर का, तो जो भी बिहार पुलिस का तैयारी करने वाले हैं उनके लिए स्पेशल जो है ना होमवर्क सीरीज बिल्कुल फ्री स्टार्ट हो रहा है। जितने भी लोग बिहार पुलिस का तैयारी करने वाले हैं सभी लोग को बता दीजिए कि बिहार पुलिस का अगर होमवर्क जो है ना एकदम न्यू बुक से एकदम जो है स्टार्टिंग से होमवर्क मिलेगा, उसको कंप्लीट करना है। उसके बाद जो है ना टेलीग्राम पे टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट किया जाएगा और PDF के द्वारा भी टेस्ट करवाया जाएगा। तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। जो भी दरोगा, मतलब अभी तो इसको क्लास को तो दरोगा लोग देख रहे होंगे, लेकिन सभी लोग क्लास को देखिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ दरोगा में ही काम आएगा, आपको बिहार पुलिस, BSC, अदर कम्पिटिटिव एग्जाम में जितने भी आपको एग्जाम होगा, वनडे एग्जाम, आपको सभी में देखने को मिलेगा इस बुक से क्वेश्चन। तो उनके लिए जो है ना जल्दी से जो है 10,000 सब्सक्राइबर पूरा कर दीजिए। उसके बाद आपका जो है होमवर्क सीरीज बिहार पुलिस का स्टार्ट हो जाएगा। सभी ग्रुप में क्लास को ज़रूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करने ज़रूर बोलिए, क्योंकि एक बार जो क्लास को देख लेंगे ना, वो कभी बिना बोले वो सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इस प्रकार जो है ना क्लास आपको कहीं यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। इस चीज़ को ध्यान रखिए। इसलिए सभी लोग जितने भी बिहार पुलिस की तैयारी करने वाले हैं सभी को बता दीजिए। उनके जो है ना 5 बुक से जो स्पेशल जो है बिहार पुलिस का, और बाकी सभी एग्जाम में कम जो महत्वपूर्ण होगा, लेकिन बिहार दरोगा को तो बैच चल ही रहा है घटना का होमवर्क सीरीज। तो जो भी लोग ज्वाइन नहीं किए सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। और मंडे से जो है ना उसमें पॉलिटी स्टार्ट हो, क्योंकि BPSC का पता है कि 2 महीना के बाद एग्जाम है। तो बहुत सारे लोग इस बार वैकेंसी ज़्यादा है, तो बहुत लड़कियाँ लोग, बहुत सारे मतलब दोस्त लोग फॉर्म को भरेंगे भाई लोग। तो सभी लोग इसलिए जो है पहले हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस और पॉलिटी, ये 4 सब्जेक्ट पहले ख़त्म होगा, क्योंकि ये जो 4 सब्जेक्ट होता है ना मेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। इसलिए उसमें मंडे से जो है पॉलिटी स्टार्ट होगा। तो जिनको भी ज्वाइन करना है बिहार दरोगा होमवर्क सीरीज बैच 149 लग रहा है। अगर ज़्यादा आपको डिटेल चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर सारा आपको डिटेल दिया हुआ है। अगर आपको तब भी आपको प्रॉब्लम रहे तो आप हमको मैसेज या कॉल कर सकते हो, वहाँ पर सारा उसमें डिटेल दिया हुआ है। तो सभी लोग ज़रूर ज्वाइन कीजिए। और बिहार पुलिस वाले आप लोग जो है, आप लोग को राहुल स्टडी ग्रुप जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आपका जो है आज हम ना उसका जो बुक कौन कौन चलेगा उसका सारा हम डिटेल डाल देंगे। आप लोग बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि बस क्लास को हर जगह शेयर कीजिए। और 10,000 से जैसे सब्सक्राइबर पूरा होगा अगले दिन से जो आपका होमवर्क सीरीज स्टार्ट हो जाएगा। आप निश्चिंत रहिए, मंडे टू फ्राइडे आपको होमवर्क मिलेगा, सैटरडे संडे आपको रिवीजन करना है और अच्छे से जो है ना एक तरह से बिल्कुल 0 लेवल से आपका तैयारी करवाया जाएगा। और जितना हो सके हम लोग मिल करके जो है ना अच्छे से तैयारी करेंगे, एक मतलब एक दोस्त की तरह, एक ग्रुप की तरह, जैसे हम करवाते हैं ऑफलाइन में जैसे होता है डिस्कशन वगैरह, उस तरह से आपका क्लास भी देखने को मिलेगा। इसलिए सभी लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे देखिए कह रहा है ना, तो याद रखिए कि नीति बालो जो है ना फ्रांसिस्को डी अल्मेडा 1505 से 1509 प्रथम पुर्तगाली गवर्नर के रूप में 1505 में भारत आया और उसने भारत में शांत जल की नीति जो है ना ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया था। आगे कह रहा है कि 1509 ईस्वी में अल्फांसो डी अल्बुकर्क द्वारा गवर्नर बनकर भारत आया और वह भारत में पुर्तगाली शक्ति वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है। आगे कह रहा है पुर्तगाली ने कार्टेज अल्मेडा काफिला पत्ती द्वारा जहाज़ों के अरब सागर में प्रवेश को क्या किया था, नियंत्रित किया था। आगे क्वेश्चन रही है 78 पे, देखिए कह रहा है गंगा के मैदान में नवीन जलोढ़ निक्षेपों को जो है ना क्या कहते हैं, बताइए। गंगा के मैदान में नवीन जलोढ़ निक्षेपों क्या कहते हैं, मतलब नया मिट्टी को क्या कहते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, खादर कहते हैं। नई मिट्टी को खादर का, नवीन मतलब नई मिट्टी होता है और पुरानी मतलब क्या होता है, बांगर कहते हैं। ठीक है। देखिए आगे कह रहा है कि गंगा के मैदान में नवीन जलोढ़ निक्षेपों को खादर कहा जाता है और धरातलीय स्वरूप के आधार पर उत्तर भारत के विशाल मैदान को जो है ना 4 भागों में क्या हुआ तो बांटा जाता है। ये पहला क्या कह रहा है, भाबर, दूसरा क्या होता है, तराई। देखिए पहला दूसरा देख लेते हैं। कह रहा भाबर जो है यह शिवालिक की तलहटी में सिंदूर से लेकर तीस्ता तक अवछिन्न के रूप में मिलता है। इसकी चौड़ाई अगर बात करें तो 8 से 16 किलोमीटर है और कंकड़ पत्थरों की अधिकता कारण इसमें इतनी अधिक परम्परागतता मतलब साधारणता की नदियाँ यहाँ विलीन हो जाती है और यह क्षेत्र कृषि के उपयुक्त नहीं होता है। जो भाबर होता है ये क्या होता है, मिट्टी जो होता है कृषि क्षेत्र के लिए क्या होता है, उपयुक्त नहीं होता, क्योंकि इसमें कंकड़ पत्थरों की क्या होता है, मात्रा ज़्यादा होता है भाबर में।
आगे देखिए कह रहा है तराई के बारे में। यह भावर के दक्षिणी भागों में स्थित 15 से 30 किलोमीटर की चौड़ी जो है दलदली पेटी है। अधिक सांद्रता एवं वर्षा के कारण यह प्राय दलदली क्षेत्र है। अब भावर प्रदेश की लुप्त नदियाँ यहाँ पुनः जो है सदर सतह पर क्या आ जाती है। चलिए आगे देखिए अगला क्या है तो बांगर है। देखिए अगला क्या है तो बांगर है। बांगर के बारे में कह रहा है कि यह पुराने जलोढ़ों से निर्मित होता है और जहाँ समानता बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है, जहाँ इस प्रदेश में कंकड़ पत्थरों के कारण असमतल उच्च भूमि पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं भूड़ कहते हैं। ठीक है, मतलब बांगर कहते हैं। और खादर किसे कहते हैं नई मिट्टी को। यहाँ नवीन जलोढ़ों से निर्मित मृदा, यहाँ बाढ़ प्राय प्रत्येक वर्ष नई उर्वर सिलाई जो बाढ़ वगैरह आता है उसी में क्या है नई मिट्टी का निर्माण होता है। तो इस प्रदेश को कछाड़ी प्रदेश या बाढ़ का मैदान कहते हैं, मतलब खादर को बाढ़ का मैदान कहा जाता है। आगे देखिए यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। तो 79 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या है तो सी 60,000 है। आगे क्वेश्चन नंबर 80 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस दिन विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया गया, बताइए कौन सा कोई इसका आंसर होगा, बताइए ये सब क्या है। तो इस लोग जब से तैयारी कर रहे होंगे आपको ये क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता होगा, इसलिए एग्जामिनर इस प्रकार का क्वेश्चन जो है ना डाला जाता है। एक ईस्वी का तो क्वेश्चन जरूर पूछेगा, मतलब दिवस का जरूर क्वेश्चन पूछता है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस दिन जो है ना विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं, जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 22 अप्रैल क्या मनाते हैं पृथ्वी दिवस। याद रखिए 22 मई को क्या मनाते हैं जल दिवस, 22 मई को क्या मनाते हैं तो जैव विविधता दिवस। ठीक है, ये कह रहा है कि 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 1 मई को क्या मनाते हैं विश्व मजदूर दिवस, 1 मई को विश्व लेबर मतलब वर्ल्ड लेबर डे, और 10 जनवरी को क्या मनाते हैं तो विश्व हिंदी दिवस। और अगर 14 सितंबर का बात करें तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस। अब 12 जनवरी को बात करें तो क्या विश्व युवा दिवस। अब 12 अगस्त का बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। अब 12 अगस्त को क्या मनाते हैं हाथी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस। तो ये सब पॉइंट याद रखिएगा। 1 मई को विश्व मजदूर दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, और 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस। अब 12 जनवरी को विश्व युवा दिवस, और 12 जनवरी को जो है ना विश्व युवा दिवस। यहाँ पे ना कुछ यहाँ पे गलत है, राष्ट्रीय युवा दिवस होगा 12 जनवरी। ठीक है ना, 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, उसी दिन हाथी दिवस मनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग ना सुधार लीजिएगा। यहाँ पे 12 जनवरी को जो है राष्ट्रीय मनाते हैं ना कि विश्व मनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे राष्ट्रीय होगा। यहाँ पे 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, और जब 12 अगस्त आएगा 12 अगस्त को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। यहाँ पे थोड़ा ना मिस्टेक है। और 4 जनवरी को क्या मनाते हैं लुइस ब्रेल दिवस, और 12 अगस्त को ही हाथी भी दिवस मनाते हैं, विश्व हाथी दिवस। और 9 जनवरी को क्या मनाते हैं 9 जनवरी को क्या मनाते हैं तो प्रवासी भारतीय दिवस। और 24 जनवरी को क्या मनाते हैं तो राष्ट्रीय बालिका दिवस। 30 जनवरी को क्या मनाते हैं तो कुष्ठ निवारण या सही दिवस मनाते हैं। 4 फरवरी को क्या मनाते हैं तो विश्व कैंसर दिवस। 18 मार्च को क्या मनाते हैं तो आयुष निर्माण दिवस। 18 अप्रैल का बात करें 18 अप्रैल को क्या मनाते हैं तो विश्व विरासत दिवस। और 23 अप्रैल को क्या मनाते हैं तो विश्व पुस्तक या कॉपीराइट दिवस। 28 अप्रैल को क्या मनाते हैं विश्व प्रकृति दिवस। और 19 दिसंबर का बात करें तो गोवा मुक्ति दिवस। ठीक है, और 24 दिसंबर का बात करें तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पे 1 मई का बात करें विश्व मजदूर दिवस, 10 जनवरी का बात करें विश्व हिंदी दिवस, 14 सितंबर का बात करें तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस, अब 12 जनवरी का बात करें तो राष्ट्रीय युवा दिवस, अब 12 अगस्त का बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, अब 12 अगस्त को क्या मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस, और 4 जनवरी को लुइस ब्रेल दिवस, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, 9 जनवरी प्रवासी भारतीय, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, 30 जनवरी को कुष्ठ निवारण या शहीद दिवस, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, 18 मार्च को क्या मनाते हैं तो आयुध निर्माण दिवस, 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस, और 23 अप्रैल को बात करें तो विश्व पुस्तक या कॉपीराइट दिवस। आगे देखिए 28 अप्रैल को क्या मनाते हैं तो विश्व प्रकृति दिवस, 19 दिसंबर को विश्व गोवा मुक्ति दिवस, और 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, और वर्ष 1970 में पृथ्वी दिवस मनाने की जो है ना शुरुआत की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 पे करा प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार कौन है बताइए। प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार कौन है बताइए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा बी हरिसेन। क्या होगा हरिसेन। ठीक है, याद रखिएगा। तो प्रयाग प्रशस्ति के जो है ना प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार बोलेगा हरिसेन थे, और प्रयाग प्रशस्ति के से समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो प्रयाग प्रशस्ति की पुस्तक के लेखक कौन है हरिसेन है। उस पुस्तक से क्या होता है समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी मिलता है। हरिसेन जो है समुद्रगुप्त के दरबार में शांति एवं युद्ध का मंत्री संधि विग्रह था, और बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। जो बाणभट्ट थे वो हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। इन्होंने हर्षचरित जो है ना रचना की थी। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे। इन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, रघुवंशम आदि की रचना किया था। कौन कलिदास। और विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना किया था। आगे देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 82 पे देखिए, छोटा कर दे रहे हैं। देखिए इधर दिया हुआ 82 नंबर। निम्न में से जीवाणु जनित रोग को बचाएं सही विकल्प को जो है ना चुनिए। इसमें कह रहा है
कि निम्न में से जीवाणु जनित रोग को पहचानिए और सही विकल्प को चुनिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत सारे लोगों को ना क्वेश्चन गलत हुआ था, क्योंकि यहाँ पे छांटना था कि जीवाणु जनित रोग को पहचानिए, मतलब जीवाणु से होने वाला कौन कौन रोग है। देखिए इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, हैजा। और क्या है तो मस्तिष्क का आवरण शुद्ध क्या है तो जीवाणु के द्वारा होता है। तो क्या हो जाएगा, देखिए सॉरी यहाँ पे ऑप्शन छांटना है। देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा, ए और बी होगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा कुष्ठ रोग और टिटेनस, ये भी होगा। और क्या हो जाएगा तो हैजा और मस्तिष्क का आवरण शोध, ये भी क्या है तो जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है। तो कुष्ठ रोग, टिटेनस रोग और हैजा और मस्तिष्क आवरण शोध रोग किससे होता है तो जीवाणु के द्वारा होता है। देखिए कह रहा है कि कुष्ठ रोग, टिटेनस, हैजा, मस्तिष्क आवरण शोध जीवाणु के जनित रोग है, ठीक है। आगे देखिए चार्ट में दिया हुआ है, इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखा रहना कि रोग दिया हुआ है, कारक दिया हुआ है, संक्रमण दिया हुआ है, लक्षण दिया हुआ है, उपचार और बचाव दिया। कौन सा रोग जो है ना, कौन सा इसका कारक है, संक्रमण क्या होता है, लक्षण क्या क्या दिखाई देता है, और इसका जो है ना मतलब दवा मतलब उपचार क्या क्या है। देखिए अगर कुष्ठ रोग का बात करें तो कुष्ठ रोग का कारक बोलेगा तो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री या लेप्रोटिस जीवाणु होता है, बहुत बार क्वेश्चन ये पढ़े होंगे। और संक्रमण बोलेगा तो लंबे समय तक कुष्ठ रोगों के संपर्क में आने से जो है ना ये कुष्ठ रोग होता है। इसका लक्षण क्या है, शरीर के जिन स्थानों पर होता है या रोग होता है वहाँ संवेदनशील रहने पर समाप्त हो जाती है, और इन स्थानों को त्वचा मोटी हो जाती है और नाड़ियाँ संकुचित हो जाती है तथा रंगहीन धब्बे बन जाती है और हाथ तथा पैरों की उंगलियाँ घाव उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। इसका जो है ना कुष्ठ रोग का लक्षण है। अगर कुष्ठ रोग का अगर उपचार का बात करें कैसे ठीक होगा तो सल्फा ड्रग का प्रयोग करना, घाव को साफ रखना, ये क्या है तो इसका उपचार है, मतलब दवा बचाव या उपचार है। अगर आगे बात करें टिटेनस का बात करें तो इस टिटेनस का जो कारक होता है क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी जीवाणु होता है, और इसका संक्रमण बोलेगा शरीर के किसी भाग में चोट लगने पर घाव बन जाता है, तब से जीवाणु धूल गोबर आदि से घाव के रास्ते शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है। इसका संक्रमण लक्षण है। अगर मतलब संक्रमण है, लक्षण का बात करें टिटेनस का तेज बुखार, शरीर में ऐंठन होती है, जबड़े की मांसपेशी सिकुड़ी हुई अवस्था में जकड़ जाती है और जबड़े बंद हो जाते हैं, पूरा शरीर में धनुष आकार में तन जाता है, ठीक है। इसका अगर टिटेनस का अगर बचाव का बात करें, उपचार का बात करें तो एंटी टिटेनस वैक्सीन, पेनिसिलिन तथा एंटी सीरम इंजेक्शन लगवाना, बच्चों में DPT का टीका लगवाना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए हैजा का जो कारण होता है, हैजा का जो जीवाणु होता है विब्रियो कैलोरी जीवाणु होता है। इसका खाने की वस्तुओं को दूषित जल द्वारा होता है। इसका जो है क्या है तो उल्टी, दस्त एवं जमा जल की कमी, पेशाब हो जाना, हाथ पैर में ऐंठन की हो जाती है। रोगों क्या होती है, रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। इसका देखिए कह रहा है कि ठंडी वस्तुएं, इसका जो बचाव उपचार है ठंडी वस्तुएं अमृत धारा तथा हैजे का टीका लेना, पानी को उबालकर एवं शुद्ध करके पीना, और पोलियो टीकाकरण जो है ना मतलब सॉरी इसका उबालकर पीना, यहाँ तक है, ठीक है। आगे देखिए अगर पोलियो का बात करें तो पोलियो का अगर जीवाणु का बात करें, पोलियो जीवाणु होता है और जल एवं भोजन के द्वारा होता है, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि मांसपेशियों सिकुड़ जाती है तथा इसका जो लक्षण होता है, मांसपेशियाँ क्या होती है सिकुड़ जाती है तथा हाथ पैर निष्क्रिय हो जाते हैं तथा बच्चे क्या विकलांग हो जाते हैं, और बच्चे विकलांग हो जाते हैं, क्या होते हैं बच्चे इसमें विकलांग होते हैं पोलियो में, ठीक है, याद रखिएगा। और इसका जो है बचाव करने का तरीका ये है कि पोलियो के टीकाकरण को बचाव संभव है, ठीक है। इसका टीकाकरण टीका लीजिए। आगे देखिए रेबीज का बोले, इसका जीवाणु होता है, रेबीज विषाणु होता है, और इसका जो है ना ऐसे जानवरों कैसे होता है, ऐसे जानवर के काटने से होता है जिसमें रेबीज विषाणु विद्यमान होते हैं, जैसे पागल, कुत्ता, बिल्ली, ठीक है। और इसका जो लक्षण है वो सिर दर्द, गले में दर्द, हल्का बुखार 2 से 10 दिन तक, और इसके प्रारंभिक लक्षण बाद में रोगी पानी से भी डरने लगते हैं और इसलिए हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। और इसका जो बचाव होता है उपचार है रेबीज रोधी टीके लगवाना, घाव को साबुन से अच्छी तरह साफ करना, ये सब क्या है तो सब रोग का नाम था, इसका पूरा कारण और बचाव दिया हुआ था और कौन सा जीवाणु के द्वारा होता है। आगे देखिए दिया हुआ कि निमोनिया के बारे में। निमोनिया जो है ना यह रोग डिप्लोकोकस निमोनी नामक जीवाणु से होता है। तो निमोनिया किससे होता है तो डिप्लोकोकस निमोनी जीवाणु से होता है, और रोगी को तेज बुखार तथा सांस लेने में कठिनाई होती है, फेफड़ों में सूजन आ जाती है। इस रोग से ग्रसित को ठंड से बचाते हैं तथा एंटीबायोटिक्स औषधि प्रयोग करते हैं। आगे देखिए चलिए क्वेश्चन आ रही है। देखिए आपको बताया था ना कि क्वेश्चन आया था जो बिहार का क्षेत्रफल था। देखिए दिया हुआ ना 83 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है बताइए। बिहार राज्य का जो क्षेत्रफल है कितना, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 94,163 किलोमीटर स्क्वायर होता है। और आज से जो है ना पिछले बार भी स्टार्ट किए थे, लेकिन बीच में जो है ना नहीं आ रहा था, लेकिन इंपॉर्टेंट जैसे ही सब टॉपिक दिया हुआ है ना, इंपॉर्टेंट जैसे करंट अफेयर जो मिलता है आपको स्लाइड, वैसे ही आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के द्वारा क्वेश्चन जो है ना आपको एकदम जो VVY पॉइंट रहेगा आपको स्लाइड उसमें टेलीग्राम चैनल पर डाला जाएगा। कल हम भी डाले भी थे, आपको डेली एक स्लाइड मिलेगा, उसमें कम से कम आपको 20 से 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिला, इसलिए उसको आप ज़रूर पढ़िएगा, आपको सारा टेलीग्राम पर आपको दिया जाएगा।
तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल ये दोनों ज्वाइन कर लीजिएगा। और टेस्ट जो ज्वाइन कर लीजिए, जिनको भी घटनाचक्र का स्पेशल टेस्ट देना है वो सभी लोग टेस्ट ग्रुप नंबर 1 ग्रुप टेस्ट सीरीज का लिंक होगा, वो सभी लोग जो है ना, जो भी लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में सभी लोग ज्वाइन कर लिए, आपको ना बहुत फ़ायदा होगा। आप एक बार ज्वाइन करके देखिए, अगर फ़ायदा नहीं होगा तो बोलिएगा कि हाँ, आपको सिर्फ चैनल ज्वाइन करने से नहीं होता है, बहुत सारे चैनल ज्वाइन करके रखे होंगे, कितना आपको फ़ायदा हो रहा है आपको पता चल रहा होगा। लेकिन आप एक बार ज्वाइन कर के देखिए, आपको कितना यहाँ पे जो है ना कंटेंट और सब कुछ दिया जाएगा, आपको बिल्कुल फ्री दिया जाएगा, इसलिए सभी लोग ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो कह रहे हैं ना कि बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है, तो 94,163 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर स्क्वायर होता है। तो बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल बोले 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र बोलेगा तो 92,358.40 वर्ग किलोमीटर तथा शहरी बोलेगा तो 1804.60 वर्ग किलोमीटर है। अगर ग्रामीण का बात करें तो 92,358 ऐसे याद रखिए, और शहरी का बात करें 1804 याद रखिए। अवस्थिति का बात करें तो भारत के उत्तर पूर्वी भाग में मध्य और निम्न गंगा बेसिन में बिहार में अवस्थित है। और राज्य का देशांतरीय विस्तार का बात करें तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड जो है ना से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तक है। और राज्य का देशांतरीय विस्तार बोलेगा तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर तक है। अब बिहार का जो आकार लगभग क्या है, तो आयताकार है। बिहार का जो मतलब आकार है वो क्या है, तो आयताकार है। चलिए आगे आइए। आगे देखिए दिया हुआ कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान सभी राज्यों या केंद्रशासित प्रदेशों में क्या है, तो 13वां है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का जो स्थान है वो 13वां है। उत्तर से दक्षिण लंबाई बोलेगा तो बिहार का 345 किलोमीटर है। और पूर्व से पश्चिम चौड़ाई बोलेगा 483 किलोमीटर है बिहार का। और समुद्र तल से दूरी लगभग बोलेगा 173 फीट है, जो 53 मीटर है। और समुद्र तल से दूरी लगभग बोलेगा तो 200 किलोमीटर है। और सीमाएँ देखिए क्या है, सीमाएँ बिहार का जो सीमाएँ लगता है, उत्तर में नेपाल है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। और दक्षिण में क्या है, तो झारखंड है। और पूर्व में क्या है, तो बंगाल है। पश्चिम में क्या है, यूपी है। ठीक है, तो सीमाएँ अगर बोलेगा तो उत्तर में क्या है, नेपाल। दक्षिण में बोलेगा 10 से दक्षिण जैसे झारखंड है। और याद रखिए पूर्व में क्या है, पश्चिम बंगाल। और पश्चिम में क्या है, तो उत्तर प्रदेश है। ठीक है, आगे देखिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला बोलेगा बिहार का पश्चिमी चंपारण है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला बोलेगा तो पश्चिमी चंपारण है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला बोलेगा तो शिवहर है। और सबसे उत्तरी जिला बोलेगा तो पश्चिमी चंपारण है। सबसे दक्षिणी जिला बोलेगा तो गया है। और बिहार का सबसे पश्चिमी जिला बोलेगा तो कैमूर है। और सबसे पूर्वी जिला बोलेगा तो क्या है, किशनगंज। ये सब पॉइंट याद रखिएगा। तो पूर्व में पश्चिम बंगाल जो है, उत्तर मतलब सीमाएँ अगर बात करें बिहार में, वो उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में यूपी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला शिवहर। और सबसे उत्तरी जिला तो पश्चिमी चंपारण, दक्षिणी जिला तो गया, पश्चिमी जिला तो कैमूर, पूर्वी जिला तो किशनगंज। चलिए आगे आइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 पे कर 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों को अपनाने का मुख्य जो है ना तत्कालीन कारण क्या था, बताइए। कह रहा है कि 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों को अपनाने का जो मुख्य तत्कालीन कारण क्या था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भुगतान संतुलन का संकट था। तो कह रहा है कि 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों को अपनाने का मुख्य तत्कालीन कारण भुगतान संतुलन का संकट था। अब वर्ष 1991 के सुधार स्वतंत्रता के बाद इतिहास में एक ऐतिहासिक क्षण था, जिसने अर्थव्यवस्था की प्रकृति को मौलिक तरीकों से बदल दिया। आगे कह रहा है कि भुगतान संतुलन को गंभीर समस्या वर्ष 1991 में आर्थिक संकट को जन्म दिया। इससे निपटने के लिए भारत में आर्थिक प्रतिष्ठान ने भारत में व्यापक आर्थिक बैलेंस शीट को सुधारने के लिए एवं विकास की गति को बढ़ाने के लिए एक बहुआयामी सुधार एजेंडा शुरू किया। आगे कह रहा है 1990 के बाद जो है ना, 1990 के बाद की भारत की आर्थिक रणनीति क्या है, देखिए। कह रहा है इसके तहत आर्थिक व्यवस्था जो है ना, इसके तहत आर्थिक व्यवस्था पर हावी होने वाले विकास की गति को बाधित करने वाले गैर जरूरी नियंत्रणकारी और परमित को विशाल तंत्र को समाप्त कर दिया। ठीक है, आगे कह रहा है इसके तहत राज्य की भूमिका को आर्थिक लेन देन के सूत्रधार के रूप में वस्तुओं और सेवाओं को प्राथमिकता प्रदान के बजाय एक तटस्थ नियामक के रूप में परिभाषित किया गया। इसने आयात और प्रतिस्थापन के बदले वैश्विक व्यापार प्रणाली के साथ पूरी तरह से एकीकृत होने का नेतृत्व किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 पे कह रहा है ना, इमरजेंसी। कह रहा है इमरजेंसी आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है, किसको, बताइए। इमरजेंसी आपातकालीन हार्मोन किसे कहते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, एड्रेनलिन को क्या कहते हैं, आपातकालीन हार्मोन बोलते हैं। ठीक है, तो कह रहा है इमरजेंसी या तो आपातकालीन हार्मोन किसे कहा जाता है, एड्रेनलिन को क्या कहते हैं, आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। चल आगे देखिए, कह रहा है एड्रेनलिन क्या है, तो एड्रेनलिन एक इमरजेंसी हार्मोन है। और एड्रेनलिन क्या होता है, तो यह हार्मोन एड्रेनिन एपिक्रिन भी कहते हैं। यह हार्मोन मेडुला को स्रावित हार्मोन का अधिकांश भाग होता है। और यह हार्मोन को डर, मानसिकता, तनाव एवं व्यवस्था की अवस्था में अत्यधिक स्रावित होने लगता है, जिससे इन संकटकालीन परिस्थितियों में उचित कदम उठाने के लिए निर्णय ला जा सकता है। ठीक है,
लिया जा सकता है। यह हार्मोन हृदय स्पंदन की दर को क्या करता है, बढ़ाता है। और यह हार्मोन रोंगड़े खड़े होने के लिए प्रेरित करता है। और यह आँख की पुतलियों को फैलाता है तथा अधिवृक्क ग्रंथि से निकलने वाले इस हार्मोन को लड़ो या उड़ो हार्मोन बोलते हैं, किसको, एड्रेनलिन को बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 पे कह रहा है समुद्री जैव विविधता के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय केंद्र जो है स्थित है कहाँ, बताइए। कह रहा है कि समुद्री जैव विविधता के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय केंद्र स्थित कहाँ है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जामनगर में। कहाँ है, जामनगर में। तो कह रहा है कि समुद्री जैव विविधता के लिए भारत का पहला जो है राष्ट्रीय केंद्र बोलेगा तो जामनगर में स्थित है। अब भारत के प्रमुख समुद्री संरक्षित क्षेत्र देखिए क्या है। तो कह रहा है कि महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो बंडूर क्या है, दक्षिणी अंडमान में है। तो महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान बंडूर दक्षिण अंडमान में है। रानी झांसी राष्ट्रीय उद्यान बोलेगा रिची आर्कीपिलागो अंडमान में है। और लोहा बराक अभयारण्य दक्षिणी अंडमान में है। और कैंपेबल अभयारण्य बोलेगा मध्य अंडमान में है। और गलाथिया खाड़ी अभयारण्य बोलेगा तो ग्रेट निकोबार में है। और पैट्रिक बंजी अभयारण्य बोलेगा तो लक्षद्वीप में है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है कि अंत्योदय अन्न योजना कब लागू की गई थी, बताइए। अंत्योदय जो है ना, अंत्योदया अन्न योजना कब लागू किया गया था। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी। क्या हो जाएगा, तो बी। ठीक है, तो अंत्योदय अन्न योजना जो है ना 2000 में लागू की गई थी। तो अंत्योदय योजना अन्न योजना जो है 2000 में लागू हुआ था। कब हुआ था, 2000 में। इसको थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं, देखिए तब आपको दिखेगा। इसका क्या होगा, 2000 हो जाएगा। ठीक है, इसका याद रखिए 2000। तो अंत्योदय अन्न योजना जो है कब लागू हुआ था, 2000 में लागू हुआ था। देखिए आप आगे देखिए, कह रहे हैं अंत्योदय अन्न योजना दिसंबर 2000 में शुरू की गई। और इस योजना के अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली आने वाले निर्धनता रेखा से नीचे परिवारों को 1 करोड़ से पहचान की गई थी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं देखिए क्या है। योजना का काम है, आरंभ का वर्ष है, कब योजना प्रारंभ हुआ था, लक्षित समूह है, अधंतन मात्रा है, निर्गम की क्या है, कीमत है। ये सब तो नहीं पूछेगा, लेकिन ये जो है ना आरंभ का वर्ष और ये लक्षित समूह, ये सब तो पूछ सकता है, इसलिए ये सब पढ़ लीजिए। ठीक है, इसको कमिट कर लीजिए अच्छे से। कर रहा है सार्वजनिक वितरण प्रणाली बोलेगा कब स्टार्ट हुआ था, 1992 में स्टार्ट हुआ था। और लक्षित समूह बोलेगा तो सार्वजनिक था। और इसमें तो नहीं दिया हुआ अधंतन मात्रा। निर्गम बोलेगा गेहूँ 2.34, चावल 2.89। इसको आप लोग देख लीजिएगा। इस संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली बोलेगा 1992 में शुरू हुआ था। और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1997 में शुरू हुआ था। और अंत्योदय योजना बोलेगा तो 2000 में शुरू हुआ था। और अन्नपूर्णा योजना बोलेगा तो 2000 में शुरू हुआ था। ठीक है, और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम बोलेगा तो 2013 में शुरू हुआ था। फिर से देखिए, अगर सार्वजनिक वितरण प्रणाली बोले 1992 में शुरू हुआ था। और संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली बोले 1992 में शुरू हुआ था। और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली बोलेगा 1997 में शुरू हुआ था। अंत्योदय योजना अन्न योजना बोलेगा 2000 में शुरू हुआ था। अन्नपूर्णा योजना बोलेगा तो 2000 में शुरू हुआ था। और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम बोलेगा तो 2013 में शुरू हुआ था। और सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सार्वजनीन था। और संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पिछले ब्लॉक था। और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का निर्धन, गैर निर्धन, बीपीएल और एपीएल था। अंत्योदय अन्न योजना का बोले निर्धनों में सबसे निर्धन। और अन्नपूर्णा योजना का दीन वरिष्ठ नागरिक होगा। और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का योग परिवार था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 पे कह रहा है कि भारतीय संविधान, कह रहा है ना कि भारतीय संविधान के कौन से भाग को 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा हटाया गया, बताइए। कह रहा है कि भारतीय संविधान के कौन से भाग को 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा हटाया गया। तो 88 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, भाग क्या होगा, तो भाग 7 होगा। ठीक है, तो कह रहा है कि जो है ना भारतीय संविधान के भाग जो है क्या है, तो 7 को 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा क्या किया, हटाया गया। आगे कह रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के लिए यह संशोधन अधिनियम पारित किया गया था। और 7वां संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 238 को क्या कर दिया, निरस्त कर। ये भी क्वेश्चन जो है ना पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछेगा कि 7वां संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के द्वारा निरस्त कर दिया गया था, तो 238 के तहत। ठीक है, आगे कह रहा है कि मतलब 7वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है अनुच्छेद 238 को क्या निरस्त कर दिया गया। इस संशोधन के द्वारा जो है क, ख, ग, घ श्रेणियों के राजाओं का वर्गीकरण समाप्त करके पूरे भारतवर्ष में 14 राज्य 6 संघराज्य क्षेत्रों को क्या विभाजित कर दिया गया। तो याद रखिएगा ना कि मतलब 7वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है क, ख, ग, घ श्रेणियों के राज्यों का वर्गीकरण समाप्त कर पूरे भारत को जो है ना 14 राज्य और 6 संघराज्य क्षेत्र मतलब यूटी में क्या कर दिया, विभाजित कर दिया। चलिए आगे देखिए, कह रहा है इन राज्यों के नामों और सीमाओं का उल्लेख करते हुए इससे पहले का प्रथम अनुसूची के स्थान पर एक नई अनुसूची को अतः स्थापित किया गया। आगे कह रहा है कि संविधान के भाग 5 में संघ की कार्यपालिका संसद, राष्ट्रपति, संघ की न्यायपालिका तथा भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख है। तो याद रखिएगा
कि संविधान के भाग 5 में क्या किसका वर्णन है? संघ की कार्यपालिका मतलब संसद, राष्ट्रपति, संघ की न्यायपालिका तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक क्या है? उल्लेख है। और इसे अनुच्छेद 52 से 151 तक में क्या है? रखा गया है। याद रखिए, संघ की कार्यपालिका का जो है किस में रखा, कितना अनुच्छेद? तो 52 से 151 तक में रखा गया है। और संविधान के भाग 6 में जो है ना, संविधान के भाग 6 में राष्ट्र संबंधित उपबंध का उल्लेख किया गया। कितना अनुच्छेद? अनुच्छेद 152 से 237 में जो है किया गया है। आगे कर है संविधान के भाग 8 में क्या है? तो भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। क्या है? तो भाग 8 में कर रहा है संविधान के भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख है, जिससे अनुच्छेद 239 से 242 तक में क्या है? तो रखा गया है। चलिए आगे आइए। क्वेश्चन नंबर आइए 89 पे। कह रहा है कि प्रक्षेप, कह रहा है ना कि प्रक्षेप जिसमें केंद्र सभी बिंदुओं की दिशाओं का सही दर्शाया जाता है, वो क्या कहलाता है? बताइए। कह रहा है कि प्रक्षेप जिसमें केंद्र से सभी बिंदुओं की दिशाओं को सही दर्शाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? वो क्या कहलाता है? बताइए। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, दिगसीय प्रक्षेप कहलाता है। तो प्रक्षेप जिसमें केंद्र से सभी बिंदुओं की दिशाओं को सही दर्शाया जाता है, दिगसीय प्रक्षेप कहलाता है। कह रहा है कि दिगसीय प्रक्षेप क्या होता है? तो यह वह प्रक्षेप जिसमें केंद्र के सभी बिंदुओं की दिशाओं को सही जो है ना दर्शाया जाता है। आगे कर यह प्रक्षेप नौ परिवहन के लिए क्या है? बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और ग्लोब के अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के जाल प्रकाश डालकर प्राप्त की गई जो है ना छाया प्रक्षेप कहलाती है। इसके द्वारा पृथ्वी के पूर्ण या किसी भाग के अक्षांश या देशांतर काल्पनिक रेखाओं की सहायता से प्रसारित क्रिया क्या? प्रक्षेप कहलाती है। आगे देकर है होमोलोग्राफी क्या है? तो यह जो है ना एक समान क्षेत्र प्रक्षेपण जिसके असमान क्षेत्र के क्षेत्रों के बीच अनुपात को सही ढंग से क्या है? दिखाया जाता है। तो होमोलोग्राफी क्या है? तो एक समान क्षेत्र के प्रक्षेपण जिसमें असमान क्षेत्र के क्षेत्रों के बीच अनुपात सही ढंग से दिखाया जाता है। आगे करा यथाकृति क्या है? देखिए यथाकृति के बारे में करा है वास्तव या वास्तविकता के अनुसार यह शब्द किसी वस्तु की वास्तविक तथ्यों को संकेतित करने के लिए प्रयुक्त होता है और कोई घटना या स्थिति को वास्तविकता में उपलब्ध है, इसे यथाकृति कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 पे कह रहा है कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार किए बिना आप भारत से जो है ना तिब्बत जा सकते हैं? बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बताइए क्या होगा? तो 90 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या है? डी है। भारत और म्यांमार की सीमा बिना प्रवेश किए क्या है? तो आप भारत जा सकते हैं। तो कह रहा है कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जिसको पार किए बिना आप भारत से जो है ना तिब्बत जा सकते हैं? तो क्या होगा? भारत और म्यांमार। क्या है? भारत और म्यांमार। चलिए आगे देखिए। तो ये कह रहा है कि भारत म्यांमार सीमा को पार किए बिना भारत से तिब्बत जा सकता है। और भारत म्यांमार सीमा के जो है ना, भारत म्यांमार सीमा भारत के पूर्व में स्थित है। याद रखिए, भारत म्यांमार सीमा जो है भारत के पूर्व में स्थित है, और जबकि तिब्बत जो है उत्तर दिशा में अवस्थित। देखिए भारत का मैप दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे नेपाल है, और यहाँ पे क्या है? तो भूटान है, और यहाँ पे क्या है? तो म्यांमार। यहाँ पे क्या बोला था क्वेश्चन? यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा था, यहाँ पे क्वेश्चन में तिब्बत जाने का बात कर रहा था कि बिना भारत किसका सीमा जो है ना बिना पार किए आप मतलब तिब्बत मतलब बिना पार किए तिब्बत जा सकते हैं। देखिए है ना, तो नेपाल है और म्यांमार है, भूटान है। यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे तिब्बत है, यहाँ पे ऊपर चीन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे क्या? भारत म्यांमार सीमा। याद रखिएगा, भारत और क्या है? तो म्यांमार सीमा है। चलिए आगे देखिए, कर रहा है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आइए। देखिए आगे देखिए, कर रहा है ना इसको। देखिए मैथ का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे इसको बना लीजिएगा। यहाँ पे दिया यदि सीमांत मतलब मैथ का क्या बोल सकते हैं? यहाँ पे सीमांत उपयोग प्रवृत्ति MPC 0.8 गुणन का मान क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 5 है। कितना है? ये सारा जो है ना बनाया हुआ, इसको देख लीजिएगा। चलिए आगे आइए। ये भी देखिए मैथ का क्वेश्चन है, आगे देखिए। मैथ का क्वेश्चन आया था लेकिन थोड़ा ना कन्फ्यूजन टाइप का था। देखिए आगे नेक्स्ट पे आइए। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए, डायरेक्ट आप आइए क्वेश्चन नंबर 93 पे। देखा रहा है ना कि अल हिलाल, कह रहा है कि अल हिलाल नामक अखबार की स्थापना किसने किया था? बताइए। अल हिलाल नामक अखबार की स्थापना किसने किया था? बताइए क्या होगा? तो 93 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या है? डी, अबुल कलाम आज़ाद। क्या होगा? अबुल कलाम आज़ाद। तो कह रहा है अल हिलाल नामक अखबार की स्थापना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। और इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक अबुल कलाम आज़ाद थे। तो अल हिलाल नामक पत्रिका का बोलेगा तो अबुल कलाम आज़ाद, और इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक बोलेगा तो कौन है? अबुल कलाम आज़ाद थे। अब भारत छोड़ो प्रस्ताव का प्रारूप मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने बनाया था। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछेगा कि भारत छोड़ो प्रस्ताव का प्रारूप जो है किसने बनाया था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने बनाया था। और 14 जुलाई 1942 को अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन पर एक प्रस्ताव पारित किया गया था।
आगे कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद थे, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 94 पे कह रहा है कि अधिसूचित क्षेत्र समिति के सदस्य कौन होते हैं? बताइए। अधिसूचित क्षेत्र समिति के सदस्य होते हैं तो क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। ठीक है, तो कह रहा है अधिसूचित क्षेत्र समिति के सदस्य होते हैं, राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। तो कह रहा है अधिसूचित क्षेत्र समिति के सदस्य राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और शहरी स्थानीय सरकार में 8 स्वरूपों में एक अधिसूचित जो है ना क्षेत्र समिति होता है। और तेज़ी से विकसित हो रहे कस्बों और बुनियादी सुविधाओं से वंचित कस्बों के लिए अधिसूचित क्षेत्र समिति नोटिफाइड एरिया कम्युनिटीज का गठन किया गया था। इसे जो है ना इसे राज्य सरकार के अधिनियम द्वारा क्या किया गया था? स्थापित किया गया था। आगे कह रहा है कि भारत में शहरी स्थानीय सरकार में 8 शहरी स्थानीय निकाय है। देखिए कह रहा है नगर निगम, उसके बाद नगर पालिका, उसके बाद अधिसूचित क्षेत्र समिति या नगर क्षेत्र समिति, छावनी बोर्ड, टाउनशिप, पोर्ट स्टेट, विशेष प्रयोजन जो है ना एजेंसी है। चलिए क्वेश्चन रहिए 95 पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त को प्रस्तावक था? बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है ना कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त का प्रस्तावक था? बताइए क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सर जॉन शोर था। कौन था? सर जॉन शोर, याद रखिएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त का प्रस्तावक था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सर जॉन शोर था। क्या था? सर जॉन शोर। तो कह रहा है कि बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त का प्रस्तावक सर जॉन शोर था। और 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सर जॉन शोर के सलाह पर भूराष्ट्र का अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली का प्रारंभ किया था। तो याद रखिएगा कि 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जॉन शोर के सलाह पर 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जॉन शोर के सलाह पर भूराष्ट्र का अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली का प्रारंभ किया था। और यह व्यवस्था जो है ना यह व्यवस्था जो था ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी एवं उत्तरी कर्नाटक में क्या हुआ था? लागू हुआ था। ठीक है, भूराष्ट्र व्यवस्था। आगे देखा रहा है कि इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों को एक नए वर्ग को भूस्वामी घोषित कर दिया गया, जिसे भूमि के लगान का 10/11 भाग कंपनी को देना था तथा 1/11 भाग अपने पास रखना था। और यह व्यवस्था तत्कालीन ब्रिटिश भारत के लगभग 19% भूमि पर लागू की गई थी। आय कर अस्थायी बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा व्यवस्था को जागीरदारी, मालगुजारी और बीसेदारी नाम से भी जाना जाता है। आय कर क्वेश्चन नंबर 96 कर रहा है कि ध्वनि का वेग सबसे तेज होता है। बताइए किस में होता है? ध्वनि का जो वेग होता है सबसे तेज किस में होता है? तो 96 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या है? ए, स्टील में होता है। किस में होता है? स्टील में। तो कह रहा है कि प्रश्नानुसार ध्वनि का वेग सबसे तेज स्टील में होता है। और ध्वनि तरंगे यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। ध्वनि तरंगे कैसे होती है? तो यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। यांत्रिक होने के कारण इन्हें संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। चूँकि ये अनुदैर्ध्य तरंगे हैं अतः ये सभी माध्यमों में ठोस एवं द्रव एवं गैस में संचरण कर सकती है। आगे कह रहा है कि निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं हो पाता क्योंकि माध्यम अनुपस्थित होता है अर्थात वायुमंडल नहीं रहता। यही कारण है कि अंतरिक्ष यात्रा चंद्रमा के धरातल पर एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं। आगे देख कह रहा है कि ध्वनि की चाल मतलब स्पीड ऑफ साउंड, इसके बारे में कह रहा है कि स्पीड ऑफ साउंड जो है ना क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि हम जानते हैं, कह रहा है ध्वनि की चाल के बारे में हम जानते हैं कि ध्वनि तरंगों के संचार हेतु माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, ध्वनि की चाल के बारे में बोल रहा है, स्पीड ऑफ साउंड के बारे में बोल रहा है कि हम जानते हैं कि ध्वनि तरंगों के संचार हेतु माध्यम की क्या होती है? आवश्यकता होती है। किंतु विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है। विभिन्न माध्यम में क्या होता है? ध्वनि की चाल क्या होता है? भिन्न भिन्न होती है। विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होगा जो मुक्ता माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर क्या करता है? निर्भर करता है। आगे देखिए दिया 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल देखिए क्या होता है। देखिए ठोस में दिया हुआ है। अगर एल्यूमिनियम में बात करें, एल्यूमिनियम का क्या होता है? 64-20 होता है, मतलब मीटर प्रति सेकेंड होता है। यहाँ पे मीटर प्रति सेकेंड दिया हुआ है। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे एल्यूमिनियम का 64-20, निकल का बोलेगा तो 60-40, स्टील का बोलेगा तो 59-60, लोहा का तो 59-50, पीतल का तो 4700 और कांच फ्रेम का बोलेगा तो 3980। आगे देखिए द्रव का बात करें, जल समुद्री का 1531, जल आसूद का 1498, इथेनॉल का 1207 और मेथनॉल का बोलेगा 1103। आगे देखिए गैस का बोल रहा है, गैस में क्या है? तो हाइड्रोजन का बोलेगा तो 1284, हीलियम का 965, वायु का 346, ऑक्सीजन का 326 और सल्फर डाइऑक्साइड का 215। देखिए आगे कह रहा है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर ध्वनि की चाल जो है ना परिवर्तन आ जाता है। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर ध्वनि की चाल में परिवर्तन आ जाता है और यह परिवर्तन तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन के कारण आता है। और ध्वनि की प्रकृति जो है ना आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है। तो ध्वनि की आवृत्ति जो है निर्भर नहीं करता, ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। चलिए आगे आइए। क्वेश्चन 97 कह रहा है कि भारतीय संविधान कह रहा है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। बताइए किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था?
कह रहा है कि भारतीय संविधान में उद्देशिका में संशोधन किया गया था, किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किया गया था। तो कह रहा है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन 42वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था और संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका 42वां संविधान संशोधन द्वारा 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता सब जोड़ा गया। बहुत पूछता है क्वेश्चन किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है ना प्रस्तावना में 3 जो है नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। तो याद रखिए 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता सब जोड़ा गया। आगे देखा रहा है 42वां संविधान संशोधन में लघु संविधान कहते हैं, यह मुख्यतः सरदार स्वयंसेवी समिति की सिफारिशों पर मूर्त रूप दिया गया। इसके तहत 74 का 1 को संशोधित कर स्पष्ट कर दिया गया कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री उसकी मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा और इसी संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। आयकर अनुच्छेद 31 के ज में को शामिल राष्ट्र विरोधी गतिविधियों तथा सम्मेलनों को वर्जित करने वाली विधियों को संविधान के 14, 19 एवं 31 के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक पुनर्वलोकन के संरक्षण जो है ना प्रदान किया गया। आगे कह रहा है कि आपातकाल की स्थिति को में लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की समयावधि को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। इसके बाद 44वां संविधान संशोधन को जो है ना द्वारा पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। आगे कह रहा है कि देखिए नेक्स्ट है 44वां संविधान संशोधन जो है 1978 में आया था, याद रखिएगा। और इसके बारे में कह रहा है कि संपत्ति के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 19 का 1 च एवं अनुच्छेद 31 को मूल अधिकारों से हटा दिया गया, जिसे एक नए अनुच्छेद 300 क के माध्यम से कानूनी अधिकार बना दिया गया। आगे कह रहा अनुच्छेद 74 का 1 में संशोधित कर राष्ट्रपति को शक्ति दी गई कि मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह को पुनर्विचार के लिए एक बार जो है लौटा सकता है, परंतु उसके इस सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होगा। आगे कह रहा है अनुच्छेद 352 में कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के आधार पर आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह को आधार बनाया गया। तो कह रहा है अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के आधार पर आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह का आधार बनाया गया। आगे कह रहा कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा के लिए मंत्रिमंडल की लिखित सलाह को अनिवार्य कर दिया गया। तो किसके द्वारा? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा ही सारा कुछ किया गया। तो राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के लिए मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह को अनिवार्य कर दिया गया। और आगे देखिए कह रहा है कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत घोषित राष्ट्रीय आपात को न्यायिक समीक्षा के दायरे में ला दिया गया, जिसे 38वां संविधान संशोधन के माध्यम से न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर रखा गया था। और किसी राज्य को में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में संसद द्वारा उस राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन घोषित करने का प्रस्ताव एक बार में जो है ना 6 माह से अधिक के लिए प्रवर्तनीय नहीं होगा। ठीक है, चलो आगे देखिए मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। डायरेक्ट आइए क्वेश्चन नंबर 99 पे आइए। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1940 में सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था? बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1940 में स्वतंत्र जो है ना सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था? तो 99 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या है? तो बी, विनोबा भावे शुरू किए थे। कौन किए थे? विनोबा भावे शुरू किए थे। तो कह रहा है 1940 में सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह विनोबा भावे ने शुरू किया था। और व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को महाराष्ट्र के पवनार आश्रम में शुरू हुआ था। और जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही तथा ब्रह्मदत्त तीसरे सत्याग्रही थे जिन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था। आगे कह रहा है व्यक्तिगत सत्याग्रह सन 1940 में महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। इसे ही दिल्ली चलो आंदोलन 1941 के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 100 पे कह रहा है लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित जिलों में से कौन सा उत्तरी पश्चिमी जलोढ़ दोमट मैदानों का भाग नहीं है? बताइए कौन नहीं है? कह रहा है निम्नलिखित जिलों में कौन सा उत्तरी पश्चिमी जलोढ़ दोमट मैदानों का भाग नहीं है? ये जो है ना पूर्णिया का नहीं है, लेकिन मुजफ्फरपुर का है, बेगूसराय का है, समस्तीपुर का है। तो कह रहा है बिहार राज्य का पूर्णिया जिला उत्तरी पश्चिमी जलोढ़ दोमट मैदान का भाग नहीं है। पूर्णिया जिला उत्तरी पूर्वी जलोढ़ दोमट मैदान के अंतर्गत आता है। ठीक है, पूर्णिया जो है ना वो क्या है? तो उत्तरी पश्चिमी नहीं, उत्तरी पूर्वी जलोढ़ दोमट के अंतर्गत आता है। आगे देखिए फिगर में दिया हुआ है, देखिए ये बिहार का मैप है और जलोढ़ पूर्वी उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र है। देखिए ऊपर में क्या है? जलोढ़ पूर्वी है। और नीचे में क्या है? देखिए नीचे में क्या है? नीचे में उत्तरी पश्चिमी है और ऊपर में जलोढ़ मिट्टी है और वहाँ पे जलोढ़ पूर्वी क्षेत्र है। यहाँ पे पूर्णिया कहाँ है? साइड में है ना। ये पूर्णिया नहीं आता, लेकिन जलोढ़ मिट्टी में मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और बेगूसराय क्या है? तो आता है। और इसके नीचे क्या है? तो उत्तरी पश्चिमी जलोढ़ क्षेत्र है। क्या? उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र है। देखिए आगे देखिए, इसको देखिए करा मिट्टी दिया हुआ है, भौतिक रासायनिक लक्षण है, प्रमुख क्षेत्र है और फसलें हैं। देखिए तराई क्षेत्र की मिट्टी का बात करें, इसमें रासायनिक लक्षण क्या है? तो रेत कंकड़ युक्त रंग भूरा एवं जो है ना हल्का पीला उर्वरता मध्यम कीट कोटि होता है। अब प्रमुख क्षेत्र का बात करें, इस मिट्टी का विस्तार उत्तर नेपाल सीमा के साथ साथ पश्चिमी चंपारण में की पहाड़ियों पर लेकर पूर्वी किशनगंज तक है। इसका फसल का बात करें तराई क्षेत्र की मिट्टी में तो धान, पटसन, आम, लीची और क्या है? गन्ना है। ठीक है, और आगे देख रहा है कि खादर व नवीन जलोढ़, इसमें क्या कहता है?
इसका लक्षण जो होता है ना, भौतिक रासायनिक चूना व क्षारीय कमी, रंग गाढ़ा भूरा एवं काला उर्वरता की उच्च कोटि होता है। और इसमें प्रमुख क्षेत्र बोलेगा कोसी क्षेत्र, पूर्णिया और सहरसा तथा दरभंगा, मुजफ्फरपुर के बाद चंपारण उत्तरी पश्चिमी तक भाग है। और इसमें जो है फसलें धान, पटसन, गन्ना, मक्का और चना, गेहूँ, अरहर है। आगे देखिए कह रहा है कि बाल सुंदरी या दोमट, चूना व क्षारयुक्त रंग, हल्का भूरा, गहरा भूरा सफ़ेद, उर्वरता क्षारीय प्रकृति के निम्न कोटि का होता है। और इसमें प्रमुख क्षेत्र बोलेगा पूर्णिया के दक्षिणी भाग से लेकर सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर दक्षिणी भाग और संपूर्ण सारण, चंपारण के शेष दक्षिणी पश्चिमी भाग तक है। इसमें धान, गन्ना, गेहूँ, मक्का, तंबाकू, आम, लीची और क्या है तो केला है। आगे देखिए कह रहा है टाल। टाल में देखिए क्या है तो टाल का जो भौतिक रासायनिक लक्षण है ना, ये क्या है, धूसर रंग है, भारी मिट्टी है, उर्वरता उच्च कोटि का होता है। और टाल का जो प्रमुख क्षेत्र बोलेगा, यह बाढ़ में जल जमाव की खातिर चौर मिट्टी है, या बक्सर, पटना, मुंगेर, भागलपुर जिलों में पाई जाती है। और इसमें क्या है, इसमें खरीफ फसल नहीं हो पाती है टाल में, इसमें केवल रबी फसल होती है, जैसे मसूर वगैरह होता है ना, अरहर वगैरह, इससे वो होता है। आगे कह रहा है कि पुरानी जलोढ़ या बांगर या वाल्थर या क्या है लाल पीली, पुरानी जलोढ़ या बांगर, बाल्थर या लाल पीली जो मिट्टी के बारे में कह रहा है कि क्षारीय अम्लीय रंग, गहरा भूरा उर्वरता उच्च कोटि का, रेत एवं कंकड़युक्त अम्लीय रंग, पीला एवं पीलापन लिए हुए लाल, उर्वरता क्षारीय प्रकृति के कारण निम्न कोटि का है। इसमें कह रहा है कि गंगा के दक्षिणी मैदान भाग में रोहतास से लेकर गया, पटना, मुंगेर, भागलपुर तक, पहाड़ी तलछटी और मैदानी भाग के संधि स्थल तक, पश्चिमी में कैमूर श्रेणी के निकट, पूर्व में राजमहल, झारखंड की उच्च भूमि जो है ना, भूमि तक 8 से 15 किलोमीटर की चौड़ाई में इस मिट्टी का क्षेत्र है। किसका तो पुरानी जलोढ़ या बांगर, वाल्थर या लाल पीली का। और इसमें जो है ना इसका अलग था, 1 मिनट, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे बांगर जो था ना इसका अलग था, तो यहाँ पे इसका पुरानी जलोढ़ या बांगर का बोलेगा धान, गेहूँ, अरहर, बाजरा, गन्ना है, लेकिन कोई नहीं, एक में कर लिए। बाल्थर या लाल पीली मिट्टी का बात करें तो इसमें जो है ना क्या होता है तो पहाड़ी तलछटी मैदानी भाग के संधि स्थल तक, पश्चिमी में कैमूर श्रेणी के निकट से, पूर्व में राजमहल, झारखंड की उच्च भूमि तक 8 से 15 किलोमीटर चौड़ाई में इस मिट्टी का क्षेत्र है। और इसके आगे देखिए इसका मैं फसल बोलेगा तो अरहर, कुर्थी, ज्वार, बाजरा और मोटे अनाज होता है। ठीक है, तो ये 1275 का जो है ना पीटी का जो एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट का पेपर ये कम्प्लीट हो गया, टोटल 100 क्वेश्चन। और अगले क्लास में जो है ना पीटी का जो मतलब सेकंड जो शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था 1275 का, उसका कंप्लीट करेंगे। इसके पहले मतलब 1275 का पीटी का संगीत शिफ्ट देखने से पहले क्या करेंगे कि पहले सिलेबस में जो सिलेबस दिया हुआ है पहले सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे, क्योंकि 1275 का जो सेकंड शिफ्ट में जो है ना क्या क्या प्रश्न जो पूछा था, और कितना पॉलिटी से था, कितना ज्योग्राफी से था, कितना हिस्ट्री से था, कितना साइंस था, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से कितना था, कितना स्टैटिक्स से था और कितना करेंट से था। तो 1275 का जो सेकंड शिफ्ट देखने से पहले आपको सिलेबस क्लास आएगा, तो सिलेबस क्लास को पहले देख लीजिएगा सभी लोग, उसके बाद आपको पता चल जाएगा, एक अनुमान लग जाएगा कि हाँ इस टॉपिक से इतना क्वेश्चन पूछा है और इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा है। तो पहले क्योंकि सभी के पास बुक होता है, ये बात हम पहले बोल चुके हैं, सभी के पास बुक होता है, लेकिन डायरेक्ट क्या होता है ना, सभी लोग डायरेक्ट क्वेश्चन को ही पढ़ना शुरू कर देते हैं, इसलिए सिलेबस को जानना जरूरी होता है। अगर सिलेबस एक तरह से अगर आप जान गए कि हाँ इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपका जो है तैयारी करने में जो है ना आपका बहुत आसानी होगा। इसलिए पहले 1275 का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करने से पहले आपका 1275 का सेकेंड शिफ्ट का पहले सिलेबस वीडियो आएगा, तो सभी लोग सिलेबस वीडियो को जरूर देखिएगा। और इस क्लास का जो है पिछले जो क्लास सारा जो है कम्प्लीट कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जिनको भी बिहार दरोगा का बैच जो होमवर्क सीरीज बैच स्टार्ट हुआ है, जिनको भी ज्वाइन करना है सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। ये जो है ना हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस और क्या है तो पॉलिटी, मंडे से जो है ना पॉलिटी भी स्टार्ट होगा। तो ये 4 जो है ना घटनाक्रम में जो 4 बुक है, जो एक मेन जो होता है ना बुक जो सब्जेक्ट, इसी पे आपका रिजल्ट होगा। बाकी 17वीं बीपीएससी में क्या है बिहार जो है स्पेशल भी क्वेश्चन पूछता है, तो उसका भी हम करवा देंगे। और सर जिनको भी अगर बीपीएससी का अवसर रहेंगे तो बीपीएससी का मतलब बिहार स्पेशल का भी हम पीडीएफ डालेंगे। तो जिनको भी ज्वाइन करना है सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। और अगले क्लास में 1275 का जो है मेंस मतलब पीटी का सेकंड शिफ्ट को क्वेश्चन देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।